हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में करेंगे एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे। आज का चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिन्होंने अभी तक लेक्चर सही नहीं देखा है स्टार्टिंग से सारा चैप्टर का, तो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट सारे एमसीक्यू का। तो आप जाकर एक बार सारे चैप्टर का एमसीक्यू देख सकते हो, चैप्टर वाइज सारे फिजिक्स का एमसीक्यू। ठीक है, अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ए 50 मिली हेनरी कॉइल कैरीज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट जूल। तो बताओ, कह रहा है कि एक मेरे पास एक कॉइल है जिसका हमें इंडक्टेंस गिवन है 50 मिली हेनरी है और उस पर करंट फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर का। तो कह रहा है बताओ उसमें एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला पता है, नहीं पता है तो एक बार याद कर लो, जिनको आता है वो सॉल्व कर लो और जल्दी से कमेंट में अपना आंसर बताते चले जाओ जल्दी से यहाँ पर। नहीं तो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहली बात है ना, जिनका आया है वो अपना सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद अपना यहाँ पर आंसर देख सकते हो। तो कहते हैं यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले बात करें कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। यहाँ पर एक इंडक्टर है, तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होने का जो फॉर्मूला होता है इक्वल टू कितना होता है, वो होता है हमारे पास हाफ LI²। ठीक है, अब देखो क्या हमें गिवन है सब कुछ, तो देखते हैं कि करके। तो हमें गिवन है हाफ हो गया, इंडक्टेंस की वैल्यू गिवन है, देखो वो हमें गिवन है 50 मिली हेनरी। 50 मिली हेनरी मतलब 50 मिली का मतलब होता है 10⁻³ हो गया। और करंट हमें गिवन है कितनी, 4 एम्पियर। तो कर लो 4 का स्क्वायर, कट करना ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 25 इंटू 10⁻³ और इंटू हो जाएगा ये आपके पास 16। पूरा वैल्यू सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसकी वैल्यू होगी 25 इंटू आप चाहे तो 16 कर सकते हो। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है इसका जल्दी से आंसर, है ना, कमेंट में जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है। 25 इंटू 16 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका टोटल 400। तो 400 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 0.4, है ना। और एनर्जी हमसे पूछा है जूल में, तो कितना आ जाएगा 0.4 जूल। और करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर 1। देखो किनका ऑप्शन आया है, कमेंट में क्वेश्चन लिखो और उनका अपना आंसर लिखो। ठीक है, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं जल्दी से आओ और अपना पेन पेपर लेके बैठ जाना, क्योंकि बिना पेन पेपर लिए आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। ठीक है, आ गया सभी का आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, है ना। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स है, क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। तो लिखा है द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज फाउंड बाय, है ना। ऑप्शन है आपके सामने बायट-सेवर्ट लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, या ऑप्शन सी है आपका, करेक्ट कर लेना, ऑप्शन सी है आपका यहाँ पर लेंज लॉ, या ऑप्शन डी है एम्पियर सेकेंड लॉ। बताओ प्रेरित विद्युत बहाल बल की ध्रुवता किसके द्वारा पाई जाती है, बायट-सेवर्ट नियम के द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, लेंज का नियम, या एम्पियर का परिपथ नियम। तो बताओ विद्युत, है ना। हम बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। देखो इंड्यूस ईएमएफ के बारे में किसने बताया था, फैराडे ने, है ना, कि एक कॉइल को रखोगे किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में, या मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो उस कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। लेकिन उस ईएमएफ इंड्यूस की पोलैरिटी कितनी होगी, मतलब उसका पॉजिटिव एंड कौन सा होगा, नेगेटिव एंड कौन सा होगा कॉइल में, इसके बारे में किसने बताया था, इसके बारे में बताया था किसने, ऑप्शन नंबर सी लेंज ने, है ना, लेंज ने, याद रखना। पोलैरिटी के बारे में किसने बताया था, हमेशा लेंज ने बताया था। ठीक है, अब आता है थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है ना। जल्दी से क्वेश्चन नंबर और उसका करेक्ट आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, है ना, लाइव चैट में। और टेस्ट के बाद कमेंट जरूर करना कि आपको क्या ऐसे टेस्ट और लाइव टेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड विथ इट्स नॉर्थ पोल, है ना, एक मैग्नेट है जिसका हम नॉर्थ पोल को क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं किसी क्लोज कॉइल के सामने। तो कह रहा है बताओ उस क्लोज कॉइल का जो सामने वाला एंड होगा वो कैसे बिहेव करेगा, है ना। जब एक चुंबक को उसके इन ध्रुव के साथ बंद कुंडली को ले जाया जाता है तो कुंडली का निकटवर्ती सिरा इस प्रकार करता है, किस प्रकार वर्क करता है। ऑप्शन नंबर ए है नॉर्थ पोल, बी साउथ पोल, सी पॉजिटिव चार्ज, डी नेगेटिव चार्ज। जल्दी को कमेंट क्वेश्चन नंबर और उसका करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ कैसे निकालते हो। तो मैंने बताया, देखो कह रहा है कि एक मेरे पास मान लो ये कॉइल है ना, और इसके सामने हम क्या कर रहे हैं, एक नॉर्थ पोल को ले जा रहे हैं। देखो नॉर्थ पोल को ले जाओगे तो क्या बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल के सामने ले जाओगे तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या कहा था कि जो उसे प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करो, है ना। यानी नॉर्थ पोल के चलते तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन क्या कर रहा है कि नॉर्थ पोल के चलते तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन इसी को अपोज करो। तो बताओ नॉर्थ पोल को अपोज कौन करता है, नॉर्थ पोल को अपोज करने वाला कौन आदमी है, कौन सा पोल होता है,
नॉर्थ पोल, है ना। नॉर्थ पोल को अपोज कौन करता है, नॉर्थ पोल अपोज करता है। और तो नॉर्थ पोल में करंट कैसे फ्लो करता है, ये मैंने बनाया एरो, आप सभी को पता भी होगा कैसे निकालते हैं। जैसे एन बना लो, है ना, एन पे एरो बना लो, कॉइल में भी एरो का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, है ना। कुछ इस टाइप देखो, इस टाइप का एरो सेम मिलना चाहिए। क्या बन जाएगा ये, तो बताओ इसमें ये कैसा बिहेव करना चाहिए, नॉर्थ पोल के जैसा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, नॉर्थ पोल। ठीक है, बता दे रहा हूँ फिर से, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा है जाकर पूरे यूट्यूब पर क्लास 12 का फिजिक्स टोटल लेक्चर कंप्लीट है, वहां से जाकर आप देख सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लिखता है द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन है टेस्ला, गॉस, एम्पियर या वेबर, है ना। फ्लक्स को क्या बोलते थे, फ्लक्स को बोलते थे फाई को डिनोट करते थे, इसका फॉर्मूला होता था बी ए कॉस थीटा, इसे बोलते थे मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। यहाँ थीटा एंगल होता था एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के डायरेक्शन को। तो कह रहा है बताओ इस मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका बताओ यूनिट क्या होता है, जल्दी से बताओ। एक रटा रटाया क्वेश्चन है, चैप्टर पढ़ा हो गया आपने स्टार्ट में, सबसे पहले आपको इसका यूनिट और डायमेंशन ही पढ़ाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वेबर होता है ना, याद रखना। टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का, गॉस भी होता है मैग्नेटिक फील्ड का, एम्पियर होता है करंट का, तो और वेबर किसका होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, है ना। एक एक ऑप्शन के करेक्ट ऑप्शन भी ना, सबका आंसर भी याद रखो कि हर ऑप्शन का क्या मतलब है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बताओ क्वेश्चन 5 कहता है लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, है ना। लेंज का जो नियम है वो किस कंजर्वेशन लॉ को फुलफिल करता है, यानी किस संरक्षण के नियम का परिणाम है, ये बता दो, है ना। इस पे क्वेश्चन भी आता है आपको, आपसे पूछा भी जाता है कभी कभी कि लेंज का नियम किस चीज को फुलफिल करता है, प्रूफ करो। वो किस चीज को प्रूफ था, वो था हमारे पास एनर्जी, है ना। ये किसका है, लेंज का नियम हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फुलफिल करता है, उसका एक कंसिक्वेंस है, मतलब उसका एक परिणाम है। बात समझ आ गई, है ना। चार्ज ईएमएफ करंट नहीं है, ठीक है, किसका होता है, एनर्जी का, याद करे जाना। इसको आपसे प्रूफ भी पूछा जाता है, प्रूफ कैसे पूछा जाएगा, जाके टेलीग्राम ग्रुप देख लो, वहां पर मैंने इसका आंसर भी लिखा है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। आते क्वेश्चन नंबर 6, द लिख रहा है द इंड्यूस ईएमएफ इन ए कॉइल इज, है ना। मैंने बताया था इंड्यूस ईएमएफ होता है किसी कॉइल में, तो कह रहा है बताओ वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। क्या ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी चेंज इन फ्लक्स होता है। ऑप्शन बी कर रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, यानी डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होता है। बताओ ये ऑप्शन सही होगा। या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के, या ये होता है। या बता दो ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। बताओ इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। जिन्होंने ये फॉर्मूला देखा है उनको एक बार में समझ आ जाएगा कि यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा है, होता कौन सा है, हमेशा ऑप्शन नंबर बी, है ना। करेक्ट ऑप्शन कौन है यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही है। E इक्वल टू एक्चुअली होता तो है माइनस डी फाई ओपन डी टी, हमसे पूछा था सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ पूछा था, तो हम वहां पर साइन माइनस यूज नहीं करते हैं। जब इक्वालिटी आएगी तो वहां पर साइन ऑटोमेटिक माइनस साइन आ जाएगा। बात समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 6 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिखता है बताओ द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, यानी पारस्परिक अधिष्ठापन की एसआई इकाई क्या है। देखो थोड़ा हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है ना, तो हिंदी वाले स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन अपने आप ही पढ़ लो तो भी काम चल जाना चाहिए। बाकी मैं सबको यहाँ पर हिंदी में ही सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो कह रहा है बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है। बताओ क्या होता है एसआई यूनिट म्यूचुअल इंडक्टेंस का, है ना। तो चाहे बात करें वो म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, चाहे वो बात करें आपका सेल्फ इंडक्टेंस हो, दोनों का यूनिट सेम होता है। चाहे हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, चाहे हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का, दोनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और जल्दी से लिख दो कमेंट में करेक्ट क्वेश्चन लिख दो और क्वेश्चन में उसका करेक्ट ऑप्शन लिख दो ABCD, है ना। तब तक मैं बताता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है। बाकी मैं देख ले रहा हूँ कि यहाँ पर कमेंट में किसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर।
करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों का यूनिट सेम होता है और यूनिट दोनों का क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का, वो होता है हमारे पास हेनरी। ठीक है, क्या होता है, हेनरी होता है यहाँ से करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा सी। फैराड होता है हमारे पास कैपेसिटेंस का। एम्पियर की बात करें तो वो करंट का होता है ऐसा यूनिट। टेस्ला होता है मैग्नेटिक फील्ड का। और हेनरी किसका होता है, हेनरी होता है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस का। याद रहेगा, भूलने के नहीं जाना है, इतना पढ़ लो। मॉडल पेपर में भी यही क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन। तो टाइम है, अभी पढ़ लो, लास्ट में पढ़ने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और एग्जाम के पहले एक बार फिर से आके सारे वीडियो को देखकर रिवाइज कर सकते हो। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है हमसे, द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, देन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू थ्रू विल बी, है ना। बताओ, कह रहा है, समझते क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो कैसा है, वो सरफेस के पैरेलल है ना। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो सरफेस के पैरेलल है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के सतह के समांतर चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। तो मैंने बात करता हूं कि मान लो अगर ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस हो गया, ठीक। अब देखो इस सरफेस में जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जा रहा है, इस सरफेस के पैरेलल है ना, यानी इसको जस्ट टच करके निकल गया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है उस सरफेस को क्रॉस करना, है ना। अगर सरफेस इस टाइप से है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आए और ऐसे क्रॉस कर जाए, है ना, इंटर करे, एक साइड से इंटर करे और दूसरे पीछे साइड से बाहर निकल जाए, तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। यहाँ पर फ्लक्स होता है ना। अगर सिर्फ टच करके निकल जाए, उसके सतह के टच करके बाहर निकल जाए, तो वहां पर फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, याद रखना, है ना। अगर समांतर हुआ, सरफेस के पैरेलल हुआ, तो कितना होता है, हमेशा फ्लक्स की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, यहां से करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शून्य होगा, है ना। बहुत जिनको आता है थोड़ा अच्छे से तो वो भी समझ लो कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा, है ना। एरिया भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, फिर भी फ्लक्स क्यों 0 हुआ, क्योंकि ये एंगल थीटा 90 बन रहा है। अब थीटा 90 कैसे बन रहा है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, है ना, तो ये होता है सरफेस का एरिया वेक्टर, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे क्रॉस कर रहा है, वो ऐसे क्रॉस कर गया, तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो मैंने एरो से बनाया नीचे। अब कह रहा है इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये दोनों एंगल के बारे में हम हमेशा बात करते हैं। एंगल हमेशा किसका होता है, एरिया वेक्टर, जो कि एरिया के परपेंडिकुलर होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। एंगल थीटा हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो फ्लक्स भी हो जाता है 0, इसलिए भी, है ना। तो मैथमेटिकली बता दिया और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बता दिया क्यों, है ना। फ्लक्स तब होता है जब सरफेस को क्रॉस कर जाए, टच करेगा तो क्रॉस नहीं कर रहा है ना, जब टच करके निकल रहे हो उसको पार नहीं कर रहे हो। आते क्वेश्चन नंबर 9 की, कह रहा है एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। स्वप्रेरण का एसआई मात्रक बताया था क्या होता है, बताया था मैंने क्या होता है, वो होता है हमारे पास हेनरी, है ना। बाकी बात करते हैं, जूल होता है आपका एनर्जी या वर्क का खुला, कुलम्ब होता है हमारे पास चार्ज का, वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, और हेनरी होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दिख रहा है बताओ, है ना। जो लोग नए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक जरूर कर देना, है ना। बाकी सब्सक्राइब तो आपके प्लस पे है कि अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर भी सकते हैं, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है। चलो देते हैं, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बताओ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन ए सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजिट द cause ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस, दिस लॉ इज नेम्ड, है ना। यानी किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा हमेशा ऐसी दिशा में होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे कारण वह उत्पन्न होता है। इस नियम का नाम क्या है। बहुत फेमस क्वेश्चन है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, बड़ा फेमस साइंटिस्ट है उनका नाम, है ना, कि जिसके चलते किसी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा उसी को अपोज करो। ये किसने बताया था, लेंज ने। यही तो लेंज लॉ का स्टेटमेंट भी है, यानी ये आप लेंज लॉ का स्टेटमेंट भी यही है, आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो लेंज लॉ में, है ना। यही लेंज लॉ का स्टेटमेंट है, तो एग्जाम में आप डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, यही लेंज लॉ है ना। ये पूरा सब पूरा आप चाहते हो इसको लिख लो अभी कॉपी में टुक कर, या वीडियो देखने के बाद लास्ट में इसको पॉज करके, है ना, इस नियम को लिख लेना, यही है हमारा लेंज का नियम। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आता है न्यूमेरिकल, है ना। अब न्यूमेरिकल में आके स्टूडेंट लोग की अच्छे स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है न्यूमेरिकल में, इसलिए न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो और
समझना क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे पास गिवन क्या है, कह रहा है द फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल, एक किसी कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, उसका हमें फॉर्मूला गिवन है फाई इक्वल टू 10t² माइनस 50t प्लस 250। तो बताओ क्या उसमें, बताओ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से करना गलत हो जाओगे क्वेश्चन को, है ना। ऑप्शन भी आपको कुछ ऐसा दिया है, दो ऑप्शन प्लस में है, दो ऑप्शन माइनस में है ना, और सेम वैल्यू है +10 -10 -190 +190। तो साइन का यहाँ पर बहुत बड़ा यूज होने वाला है, यानी जिसने अगर साइन पे ध्यान नहीं दिया उनका क्वेश्चन पक्का गलत हो जाएगा। चलो जिनको आता है वो जल्दी से सॉल्व करो कॉपी में बिना वीडियो को देखे हुए, है ना, बिना वीडियो को देखे हुए अपना सॉल्व करके आंसर बताओ। तब तक मैं आपको यहाँ पर इसका आंसर बताता हूँ, है ना, स्लोली बताता हूँ ताकि जिनको नहीं आता वो देख लो। देखो हमें गिवन है फ्लक्स की वैल्यू 10t² माइनस 50t प्लस 250, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है, वो होता माइनस साइन के साथ d∅/dt। मतलब क्या करना है कि आपको माइनस साइन तो बाहर रखो और इसको कर दो डिफरेंशिएट। किसको करना है डिफरेंशिएट, d∅/dt करोगे 10t² माइनस 50t प्लस 250, ठीक है। नजर आ रहा अच्छे से, ध्यान से देना। तो माइनस साइन तो एक बाहर रहेगा, अभी हम बात करते हैं सॉल्व। 10t² को करोगे तो हो जाएगा 20t, ठीक है। आता है आपको डिफरेंशिएशन करना, नहीं आता है तो एक बार जाकर अपना कॉपी देख लो, या आपने अगर कहीं से भी पढ़ा है तो एक बार इस चीज को समझो, है ना, ये आपको आनी चाहिए अभी। ये हो गया 50। तो इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, कब पूछा है, जब टाइम की वैल्यू 3 हो, यानी ई जब ईएमएफ जब टाइम की वैल्यू 3 हो, यानी जहां पर टाइम t लिखा है वहां पर क्या पुट कर दोगे 3, तो हो जाएगा इक्वल टू माइनस साइन बाहर याद रखना, भी भूलना मत। तो 20 इंटू 3 माइनस हो जाएगा 50, तो हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा 60 माइनस 50, कितना आ गया, माइनस साइन बाहर और अंदर 60 माइनस 50 हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा -10 वोल्ट, है ना। अब ये आया सही आंसर, है ना, गलत मत करना। ये है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जब टाइम की वैल्यू 3 हो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ के, आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। समझ आया है एक बार, है ना। यस जरूर लिखना कि हाँ सर क्वेश्चन नंबर 12 समझ आ गया, यस लिख दो, क्वेश्चन नंबर 12 लिखो और लिखो यस, मत समझ आएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है। डिटेल्स में समझा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में इस टाइप से पूछे जाने के मैक्सिमम चांस होते हैं, आते ही क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना। आपको ट्राई कराऊंगा कि इस चीज को मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा दूं, है ना। कैसे, देखो कह रहा है कि करंट फ्रॉम ए टू बी, है ना, एक करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी की ओर, है ना, नजर आ रहा है आपको, एक वायर है इस टाइप से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है आपका डायरेक्शन ए से बी की ओर। जिन्होंने फर्स्ट टाइम देख रहा है ध्यान देखना, बातों को सुनना। और लिख रहा है इन ए स्ट्रेट वायर और करंट इज इंक्रीजिंग, करंट ये बढ़ रहा है ना, करंट बढ़ रहा है। तो कह रहा है बताओ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। अब ये इसके ऊपर जो लूप बन रहा है बताओ उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। कह रहा है इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, किधर होगी, क्लॉकवाइज घूमेगा करंट या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, क्योंकि इस कॉइल में करंट के घूमने के दो चांस है, या तो घड़ी की दिशा में घूमे या घड़ी के उल्टी दिशा में घूमे। तो हमसे यही पूछ रहा है। चलो बड़ा ध्यान से देखते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा मेरे सामने कुछ पेंसिल वगैरह मिल जाए तो चलो देखना। कह रहा है मेरे पास एक करंट है ना, इस पॉइंट को मान लो दिख रहा है अगर आपको, तो ये जो मेरे पास ब्लैक एंड दिख रहा है ना, ये ब्लैक एंड, ये ब्लैक एंड है, वो मान लो ए है और ये बी है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ए से बी की ओर करंट जा रहा है। कह रहा है ए से बी की ओर जा रहा है, ठीक। कह रहा है इसके ऊपर में हमसे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना। कह रहा है इसके ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड, करंट के ऊपर एक लूप बन रहा है, उस लूप के अंदर बोल रहा है करंट की वैल्यू बताओ कैसे निकालोगे। देखो करना कैसे होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमें कहाँ निकालना है, लूप पर है ना, तो थंब को ऐसे रखो, है ना, थंब को इधर रखो जिधर हमारा, ध्यान देना, थंब को करंट ऐसे जा रहा है ना, तो थंब को ऐसे रखो हमेशा इधर डायरेक्शन में, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ऊपर है, लूप कहाँ पर ऊपर, तो आपका जो ओपन हाथ का ओपन होगा ना ये पाम, ये ऊपर रखो हमेशा, है ना, थंब पे ऐसे रखो। थंब हो गया इधर जा रहा है करंट, और थंब को इस ओपन पाम को ऊपर रखो, क्योंकि कॉइल हमारा कहाँ बन रहा है, कॉइल हमारा बन रहा है, ये कॉइल कहाँ पर है, कॉइल ऊपर में, ठीक है। अब ऐसे करो, कर्ल करो ऐसे, देखोगे कि आप ये जो फिंगर्स है वो आपकी तरफ आ रहा है सामने,
सामने आ रहा है, मतलब कि ये जो कॉइल है इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे है, डॉट बन रही है। डॉट क्यों, है ना, फिर समझना। ये हमारे पास वायर हो गया, ठीक है, ये ए से बी की ओर जा रहा है, तो मैंने कहा इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है वो डॉट इधर आ रही है ना, मतलब होता है ये, इसका मतलब होता है बाहर की ओर आ रही मैग्नेटिक फील्ड। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या आना चाहिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है और करंट बढ़ रहा है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, डॉट वाली, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल है ना, डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है नॉर्थ पोल, याद रखना। और क्रॉस का मतलब क्या होता है, साउथ पोल। ठीक, अगर ये नॉर्थ पोल का जैसा बिहेव कर रहा है तो इसमें करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, नॉर्थ पोल के अकॉर्डिंग इस पर करंट फ्लो होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नॉर्थ पोल का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और साउथ पोल का मतलब होता है क्लॉकवाइज। होना चाहिए था, लेकिन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जिसको अपोज करना है, यानी अगर जो हो रहा है उसको अपोज करो, यानी अगर ये नॉर्थ पोल के जैसा बढ़ रहा है, नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसका अपोज करो। इसका अपोज कौन करेगा, मतलब इस जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है इस मैग्नेटिक फील्ड को कम करो। इस मैग्नेटिक फील्ड को कम कौन करेगा, जब साउथ पोल आ जाए, है ना। नॉर्थ पोल अगर बढ़ा रहा है तो साउथ पोल को क्या करेगा, कम करेगा। तो इसमें करंट कैसा फ्लो होना चाहिए, साउथ पोल के, साउथ की ये कैसा बिहेव करे एज ए साउथ पोल, और साउथ पोल में करंट कैसा फ्लो करता है, हमेशा क्लॉकवाइज, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ से आपका दक्षिणावर्त दिशा में होता है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो निकालो मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्थ आया तो उल्टा क्या होना चाहिए, साउथ, और साउथ में क्या होता है, क्लॉकवाइज। ध्यान देना यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, वो है इंक्रीजिंग करंट, है ना, करंट इंक्रीज करना है धारा के दिशा में, है ना, और इंक्रीजिंग बढ़ रहा है तब, बढ़ रहा है तब, इसलिए। आते क्वेश्चन 14 लिखता है द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स इच, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ कितनी हो जाएगी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक बार फॉर्मूला बता दो क्या होता है जल्दी से। इसको हम लोग बोलते हैं मुन्ना, तो नोट करते हैं। वो फॉर्मूला होता है म्यू स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन इंटू ए। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी दोनों को हम डबल कर दे रहे हैं, तो बताओ हम मान लो नया हम निकालते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब क्या होगा। तो म्यू नॉट रहेगा, जो एन था वो कितना हो गया, वो डबल हो गया, यानी वो कितना हो गया 2n। ठीक है, जो कैपिटल एन है ये भी कितना कर दिया हमने, डबल कर दिया इंटू ए। 2 इंटू 2 को बाहर कर लो तो ये बन जाएगा 4, और फिर से क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन इंटू कैपिटल एन इंटू ए, तो ये हो जाएगा 4। और बताओ अभी ऊपर से मैंने क्या लिखा है, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हो फिर से m। तो क्या हुआ, जो नया म्यूचुअल इंडक्टेंस आया कितना आ गया, वो 4 टाइम्स हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ से आपका, बिकम्स 4 टाइम्स, 4 गुना हो जाता है अगर आप दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दोगे तो। ठीक है, बात समझ आ गई, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड सारा क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की। कह रहा है व्हेन द करंट डज नॉट राइज इमीडिएटली इन ए सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, है ना। कह रहा है कि एक सर्किट है जिसमें इंडक्टेंस है, उसमें करंट सडनली राइज नहीं करता है, इसका क्या रीजन है। तो देखो, अगर करंट अगर आप बढ़ाओगे, है ना, अगर मान लो यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है ऐसे, और अगर यहां से कोई करंट आती है ना, चेंजिंग, अगर ये करंट चेंज हो रही है, बढ़ रही है घट रही है जो भी हो, तो कह रहा है कि घटी या बढ़ेगी जो भी करंट आती है ना, ये चेंजिंग करंट होनी चाहिए ना, कांस्टेंट नहीं होती है, करंट चेंज होते रहना चाहिए, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट होता है वैसा। तो क्या कह रहा है कि ये क्या करता है, लेंज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इसको अपोज करना चाहिए। अपोज करना चाहिए मतलब कि इसमें जो इंड्यूस करंट होगा ना, जो करंट इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस करंट के जस्ट ऑपोजिट होगा हमारा इंड्यूस्ड करंट, है ना। अगर ये करंट आई, जो चेंजिंग करंट अगर बढ़ रहा है तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा जस्ट अपोजिट। क्यों, है ना, ऐसा क्यों होता है। अच्छा, अगर करंट ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि समझ लो ऐसा इसलिए हो रहा है, करंट इंड्यूस हुआ, दैट मीन्स ये इसमें करंट इंड्यूस कैसे हुआ, क्योंकि इसका ये जो पोलैरिटी है वो कैसा बिहेव करेगा, क्योंकि अगर ये पोलैरिटी अगर बैटरी की प्लस हो या माइनस हो ईएमएफ, तो ही करंट कैसे निकलता है, हमेशा पॉजिटिव पोलैरिटी से करंट निकलता है आई, यानी इंड्यूस करंट कहाँ निकलेगा, बैटरी के पॉजिटिव पैनल से। और ये इस चीज को क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आता है, कोई हमारा इंडक्टर एज ए सिल्क जैसा, यानी ईएमएफ के जैसा कैसा बिहेव करेगा, बैटरी जैसा कब बिहेव करता है ना, कब बिहेव करता है, जब उसमें से एक चेंजिंग करंट फ्लो हो,
करंट चेंजिंग फ्लो होगा तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इंड्यूस ईएमएफ के कारण क्या होगा, एक इंड्यूस करंट फ्लो होगा, और वो आने वाले करंट का हमेशा अपोज करेगा। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण उसमें करंट सडनली नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो करंट आ रही थी उसका ये इंड्यूस करंट क्या करेगा, हमेशा अपोज, है ना। जो आई करंट फ्रंट से आ रहा है उसको पीछे से कौन रोक रहा है, इंड्यूस करंट रोक रहा है, इसलिए करंट सडनली नहीं बढ़ता है सर्किट में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल ऑफ n टर्न्स ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हेल्ड विथ इट्स प्लेन पैरेलल टू द फील्ड। बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या कह रहा था कि एक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, अगर n टर्न्स है तो लिखते हैं इसको NBA cos थीटा, है ना। अगर एक टर्न है तो ओनली BA cos थीटा, n टर्न्स है तो NBA cos थीटा। अब बताओ यहाँ पे थीटा क्या होता था, एंगल, है ना, एंगल। अगर सरफेस के पैरेलल अगर मैग्नेटिक फील्ड हो जाए तो फ्लक्स कितना होता था, हमेशा जीरो। क्या यहाँ वही बात कर रही है, देख लेते हैं। तो लिख रहा है कि इसका जो प्लेन है वो पैरेलल टू किसके है, मैग्नेटिक फील्ड के है। बात आ गई, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, मतलब अगर ये हमारा प्लेन है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा ऐसे हो गया पैरेलल। ठीक है, अगर पैरेलल हो गया तो बता दो कि क्या होता है, यहाँ पर फ्लक्स कितना होता है, जीरो होता है। मैंने पहले बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो जाए तो कितना होता है, फ्लक्स जीरो होता है, क्योंकि उसको बस टच कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए। पता कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2021 में पूछा था, 22 में नहीं आया है तो 23 में आने के चांस ज्यादा है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, बहुत कम लोग शायद पता होगा। कह रहा था रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, है ना। बताओ इंडक्टेंस का रोल कैसा है ना, किसके फील्ड होता है, मोमेंटम के, फोर्स के, एनर्जी के, या इनर्शिया के। तो जिनको थोड़ा फोर्स का फॉर्मूला पता है वो बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, F इक्वल टू होता था mdv/dt। ठीक है, फोर्स होता था, हमने पढ़ा था क्लास 11th में, फोर्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इफ मास इज कांस्टेंट, तो F इक्वल टू mdv/dt। यहां पर हम पढ़ते हैं ईएमएफ, ई किसके इक्वल होता है, ईएमएफ ई इक्वल होता है, देखना ध्यान से, LdI/dt। दोनों का एक्सप्रेशन लगभग देखने में सेम लग रहा है। तो यहां पर बताओ ये L किसके जैसा बिहेव कर रहा है, L बिहेव कर रहा है मास के जैसे, जैसे फोर्स में बिहेव करता है मास, वैसा ही इंड्यूस ईएमएफ में L डिपेंड करता है मास के जैसा, वो बिहेव कर रहा है। M कहां था, मास को बोल देते हैं, क्या था वो, इनर्शिया बोलते थे वहां पर M को, है ना, जड़त्व का नियम, है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, है ना। तो उस इनर्शिया को हम किससे डिनोट करते थे, मास से। तो वैसे ही यहाँ पर एल क्या डिनोट करता है, एल भी है इनर्शिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया बोलते हैं, है ना। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से लिखना चाहिए, ये क्या है, ये आपका इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। अच्छा, फोर्स इक्विवेलेंट होगा, फोर्स कहीं पूछा जाए तो वो इंड्यूस ईएमएफ के इक्विवेलेंट होगा, ये भी याद रखना, आता है अगली बार क्वेश्चन, ये भी पूछा सकता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, हमेशा फोर्स के होता है इक्विवेलेंट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, लिख रहा है टू आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल P एंड Q, है ना, दो कॉइल हैं P और Q है, कोएक्सियल है, कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन आर ब्रॉट नियर द करंट इन, है ना। ये क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा आपको ऑफलाइन क्लास में इजीली समझ आएगा, वैसे मैं कोशिश करता हूँ समझाने का कि है क्या। तो कह रहा है कि बताओ एक मेरे पास कॉइल हो गया, ठीक, एक कॉइल और हो गया मेरे पास, है ना, हम देख रहे हैं इधर से, ठीक है, हम ऐसे कोई आपके पर्सन है जो ऐसे देख रहा है। कह रहा है दोनों कॉइल में जो करंट का डायरेक्शन वो क्या है, सेम है, यानी हम इधर देख रहे हैं तो करंट इधर भी सेम है ना, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरे वाले कॉइल में भी कितना है, करंट सेम डायरेक्शन में, यानी एक कॉइल का नाम P है, दूसरे कॉइल का नाम Q है। कह रहा है दोनों को सामने लाओगे तो क्या होगा, है ना, दोनों में करंट बढ़ेगी या घटेगी। मान लो दोनों में जो करंट था, मान लो एक में I1 फ्लो कर रहा है, दूसरे में I2 फ्लो कर रहा है ना। तो जैसे ही सामने लाओगे तो क्या होगा, देखो बात करते हैं, इसका इधर से देखोगे तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका जो फ्रंट फेस है वो बिहेव करेगा साउथ नॉर्थ पोल के जैसा, तो इसका बैक फोर्स कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा। बात समझ आ गई। इसी तरह इसका भी फ्रंट फेस कॉइल का बिहेव करेगा नॉर्थ पोल के जैसा,
और बैक एंड बिहेव करेगा साउथ पोल के जैसा। क्यों करेगा समझ आ गया, क्योंकि करंट कैसा फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में जिधर से हम देखते हैं उधर से अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसका बिहेव कैसा होगा, वो कैसा बिहेव करता है, नॉर्थ पोल के जैसा। और कॉइल का जो दूसरा एंड होगा वो कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा। कह रहा है अगर इन दोनों कॉइल को अगर आप सामने लाते हो इस टाइप से, है ना, दोनों को आप सामने ला रहे हो, तो कह रहा है बताओ दोनों में क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। देखो सामने लाओगे तो क्या करेगा, सामने आने पर क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करते हैं, एक देखो अगर ये नॉर्थ पोल निकल रहा है, साउथ पोल क्या करता है, उसको सामने ला रहे हो ना, तो क्या होगा, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या करेंगे, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, कैंसल आउट करेंगे। ठीक है, जैसे होता है प्लस माइनस ना, क्या होता है न्यूट्रल होता है, वैसे ही नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या करेंगे, एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को कम करने। तो क्या होगा, इससे कम करने पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो करंट उसमें जो फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। किसमें, दोनों में होगा, किसी एक में नहीं। तो दोनों में डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल जो दोनों के सामने आ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। क्योंकि एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, जस्ट लाइक एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लिख रहा है द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन ए वायर मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, है ना। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, हम कह रहे हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, मान लो मैं कह रहा है यहां पर एक क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कह रहा है इसमें एक वायर रखा मैंने, ये हो गया वायर। कह रहा है इस वायर को अगर आप ऊपर मूव कराओगे, है ना, ऊपर वेलोसिटी v से मूव कराओगे, तो इसमें करंट इंड्यूस होता है, इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिक, अपने आप इसमें एक करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। कह रहा है इस पे करंट का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की ओर करंट फ्लो होगा या नीचे की ओर करंट फ्लो होगा, है ना, किधर होगा। ये इसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में किसने बताया था, किस लॉ ने, तो वो था हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। याद रखना, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम बात करते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में पूछा जाए तो कैसे निकालोगे करंट का डायरेक्शन, है ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, V क्रॉस B होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है, V क्रॉस B से आता है ना, याद रखना ये V क्रॉस B होता है, VBL। तो V क्रॉस B से निकालोगे आपका क्रॉस प्रोडक्ट, तो करंट का डायरेक्शन किधर आएगा, करंट का डायरेक्शन किधर आना चाहिए, नीचे आना चाहिए। तो ये डायरेक्शन के बारे में किसने बताया था, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन में 20। अब देखो सेम से सेम वही क्वेश्चन आया है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर कुछ और कह रहा है कि ये करंट फ्लो कर रहा है ए से बी की ओर, कह रहा है, और उसमें करंट क्या है, डिक्रीजिंग है, और लूप ऊपर रखा हुआ है। तब बताओ क्या होगा डायरेक्शन। जिन्होंने इससे पहले का वीडियो देखा है उनको समझ आ जाएगा कि इसमें डायरेक्शन किधर होना चाहिए। उसमें करंट इंक्रीजिंग था, तो करंट फ्लो हो रहा था आपका एंटी, उसमें आप क्लॉकवाइज, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें करंट कैसा फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, याद रखना क्या होगा, इसमें आपका होगा एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामावर्त दिशा में, है ना। क्यों होगा, मैंने पहले बताया है रीजन, उसी के रीजन को थोड़ा सा सॉल्व करके देखो। याद रखना इसमें करंट डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करेगा तो उल्टा बिहेव करेगा ये। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन में हम 3021 की। लिख रहा है बताओ इंड्यूस ईएमएफ डी आई अपॉन डी टी किसके एनालोगस है। मैंने नहीं बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है जो हम लिखते हैं एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। और एक मैंने बताया था फोर्स इक्वल टू होता है एम डी वी अपॉन डी टी। तो मैंने बताया था अभी कि ये किसके साथ बिहेव करता है, ईएमएफ किसके साथ बिहेव करता है, फोर्स के जैसा। ठीक है, तो ये इंड्यूस ईएमएफ किसके साथ बिहेव करेगा, एज ए, यानी जो प्रेरित विद्युत भागल है वो कैसा बिहेव करता है, एज ए फोर्स के जैसा वो बिहेव करता है ना, उसके एनालॉगस है। चलो आते अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में 22, है ना। कह रहा है विथ ए डिक्रीज ऑफ करंट, यानी एक प्राइमरी कॉइल में करंट डिक्रीज कर रहा है। कैसे डिक्रीज कर रहा है, 2 एम्पियर से 0 एम्पियर हो जा रहा है 0.01 सेकेंड में। तो कह रहा है बताओ ईएमएफ इंड्यूस इन जनरेटेड इन द सेकेंड कॉइल कितना होगा, है ना। वो कितना है, वो हमारे पास 1000 वोल्ट भी गिवन है। तो पूछा बताओ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूला याद रखना। एक होता है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू होता है माइनस, है ना। जैसे सिर्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है वैसे ही क्या होता है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी फॉर्मूला होता है। यानी इंड्यूस ईएमएफ जो होगा ई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एम
डी आई अपॉन डी टी, यानी ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस एम डी आई, मतलब करंट फाइनल माइनस करंट इनिशियल डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। इंड्यूस ईएमएफ है वो हमारे पास 1000 वोल्ट है, इक्वल टू हो जाएगा माइनस एम। ठीक है, फाइनल करंट कितना हो जा रहा है 2 एम्पियर से 0, मतलब फाइनल कितना हो गया 0, पहले कितना था ये 2 एम्पियर, और टाइम कितना लग रहा है उसे 0.01 सेकेंड। ठीक है, यहां से आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से हो जाएगा आपको सॉल्व करने पर 2m की वैल्यू हो जाएगी 1000 इंटू 0.01, यानी m की वैल्यू हो जाएगी, इसे सॉल्व करना तो ये वैल्यू हो जाएगा 10/2, कितना आ जाएगा यहां से 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपका हेनरी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 हेनरी हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो जिन्होंने करते जा रहे हैं एक बार कमेंट में लिखते जाओ आपके क्वेश्चन कौन है और आपका करेक्ट आंसर क्या है ना, ऑप्शन क्या है। 2022 का अगर बी आया है तो लिखो 22 का बी, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार यस लिख सकते हो, है ना, ताकि मुझे समझ आए कि आपको चीजें समझ आ रही हैं। आते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल को था, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि एक कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, है ना। कह रहा है एक मारो मेरे पास एक कॉइल है, ठीक, कह रहा है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है वो डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड को मान सकते हैं ऐसे इनटू द पेपर, है ना, क्रॉस, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कैसे हो रही है, वो चेंज कर रही है, 0 से 18 टेस्ला हो जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जा रही है। कितने सेकंड में 0.1 सेकंड में, और उस एरिया का कॉइल कितना है 2 मीटर स्क्वायर है। रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम उसका इस कॉइल का रेजिस्टेंस है। तो बताओ इंड्यूस करंट कितना होगा। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ई को लिखते हैं हम लोग आई इंटू आर लिखते हैं, आर आई हो जाएगा हमारा इंड्यूस करंट। फॉर्मूला हो जाएगा माइनस डी फाई का मतलब क्या होता है बी इंटू ए, है ना। फ्लक्स क्या था, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था बी इंटू ए। ठीक है, अब देखो यहां पर दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 0 डिग्री। सोचना कैसे यहाँ पर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री कैसे है वो थोड़ा देख लेना, है आएगी 0 डिग्री। एक बार सोचना कैसे, नहीं समझ आएगा तो एक बार टेलीग्राम में जाकर पूछना सर 23 का क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक्सप्लेन कर देंगे वहां पर। तो यहां से अगर हम निकाले तो यहां से आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 अपॉन आर। देखो एरिया फिक्स है 2 मीटर स्क्वायर, तो एरिया भी आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा dB अपॉन dt। ठीक है, यानी यहां से सकते हो -a अपॉन आर हो जाएगा। b कितना हो जाएगा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, है ना, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय टाइम। मैग्नेटिक फील्ड में कितना चेंज आया है, देखो 0 से 18 हो गया, यानी फाइनल हो गया 18, इसलिए कितना था 0 डिवाइड बाय टाइम कितना गिवन है 0.1 सेकेंड। यानी यहां से सॉल्व करने पर हो जाएगा -a की वैल्यू है 2 मीटर स्क्वायर इंटू 18 डिवाइड बाय आर की वैल्यू देखो 5 ओम इंटू 0.1, पॉइंट हटाना ऊपर एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट करना 36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -72, है ना। 72 तो आ गया, एम्पियर भी आ गया, लेकिन अब बताओ करंट का डायरेक्शन किधर है ना, करंट का डायरेक्शन किधर होना चाहिए। चलो बात करते हैं इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होता है। देखो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ रही थी, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। क्रॉस वाले मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को कम कौन करेगा, जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा ये बन जाए, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा बिहेव करे, वो डॉट वाला का मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है तो ये क्या करेगा इस क्रॉस वाले को अपोज करेगा। और डॉट वाले कब आता है, जब वो कैसा बिहेव करे एज ए नॉर्थ पोल। मैंने बताया था डॉट किसको बिहेव करता है, नॉर्थ पोल को, यानी ये कैसा बिहेव करे इसका फेस नॉर्थ पोल के जैसा। और नॉर्थ पोल में करंट का डायरेक्शन कैसा होता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, है ना, वामावर्त दिशा में होती है, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा यहां से ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पॉज करके फिर से सुनना, एक एक बातों को ध्यान सुनना, तब क्वेश्चन समझ आएगा। ठीक है, तो देखो किसका किसका करेक्ट आंसर आया था 23 का सी, है ना, कमेंट में लिख दो जल्दी से। आज करते हैं हमारा आज का 2-3 क्वेश्चन और बच जाते हैं, लास्ट में हम उसके बारे में बात करते हैं।
कह रहा है कि ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई लाइज इन एक्स वाई प्लेन, है ना। कह रहा है अगर मान लो मेरे पास ये अगर एक्स वाई प्लेन है इस टाइप से, है ना, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, इस पर एक लूप रखा हुआ है ना, इस प्लेन पर लूप रखा हुआ है। इसका सेंटर कहाँ है? सेंटर इसका ओरिजिन पर है, ठीक है। इसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, करंट हम कुछ फ्लो करा लो, करंट ऐसे फ्लो करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो कैसा होगा इसमें, या करंट का डायरेक्शन हम उल्टा कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। ये हो गया हमारे पास कॉइल हो गया, उसका सेंटर हो गया ओरिजिन पे। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट हमारा फ्लो कर रहा है कुछ इस टाइप से, है ना, इस टाइप से। तो थंब किधर आएगा? बाहर की ओर आएगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रही होंगी सामने से और पीछे से जाके फिर इंटर कर जा रही होंगी, है ना। इसका मतलब यही होता है कि बाहर से निकल रही हैं और पीछे से जाकर फिर से इंटर कर जा रही है कहीं भी। ये ऐसे जाएगा तो फ्रंट वाले से बाहर आ रहा है, पीछे से जाकर करंट इंटर कर जा रहा है, ठीक है। अब देख के बताओ, अब कुछ समझ आया है तो बता दो कि को ये बात समझ आ गई कि क्या होने वाला है। फ्रंट से आया, पीछे से इंटर कर गया, फिर जो फ्रंट से आएगा वो बैक से क्या कर जाएगा? इंटर कर जाएगा। फ्लक्स क्या होता है? नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रॉस कर रहा है। तो देखो जितनी फील्ड लाइंस कितनी बाहर निकली, देखो फील्ड लाइंस कितनी है जो कि बाहर निकल रही है, तो ये यहां से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं। इंटर कितनी कर रही है पीछे से? 1 2 3 4, जितनी आई उतनी चली गई। कितना हुआ? नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना क्रॉस किया, यानी कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस की? 0 नेट, क्योंकि 4 आई बाहर तो 4 अंदर भी चले गई पीछे से। तो कितना हो गया नेट? नेट हो गया 0, इसलिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। फ्लक्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए एरिया, है ना, क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया यानी किसी फिक्स एरिया से कितने फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पर जितनी फील्ड लाइंस बाहर निकली उतनी ही पीछे से अंदर भी आ गई। तो नेट टोटल कितने बाहर निकले? 0, क्योंकि 4 निकली तो 4 अंदर भी तो आ गई। कितना हो गया नेट टोटल? 0। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन आता है, लिखता है व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ ए चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। कह रहा है जैसे अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी सर्किट में तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहने का मतलब है कि जब किसी परिपथ में जुड़े चुंबकीय फ्लक्स प्रवाह की मात्रा में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? चेंज इन फ्लक्स के। क्या ये ऑप्शन सही है ना? कौन करेक्ट नहीं है? तो द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद चेंज एंड ईएमएफ इज इंड्यूस, ठीक है। ये तो कह रहा है, ये तो है ना। तो जितना अमाउंट चेंज करेगा, है ना, टाइम के साथ, तो ये स्टेटमेंट सही है। हमसे पूछा कौन सही नहीं है, ये सही है। कह रहा है कि ये तब तक इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है जब तक उसमें फ्लक्स चेंज करे। तो ये भी सही, जब तक फ्लक्स चेंज करेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। जैसे फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा उसमें क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। लिखता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय लेंज लॉ, है ना, यानी विद्युत वाहक बल का जो दिशा है वो लेंज के नियम द्वारा दिया गया था। ये भी सही है। लॉट ऑप्शन कह रहा है कि लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या जो लेंज का नियम है वह संवेग के सेक्शन का परिणाम है? तो ये स्टेटमेंट है गलत। नहीं, वो एनर्जी का होता है, मोमेंटम का नहीं होता है। तो हमसे पूछा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये कथन सही नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। सही नहीं करना है वो ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लिखता है द सेल्फ इंडक्टेंस एल ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए विथ ए फिक्स नंबर ऑफ टर्न्स एन इंक्रीजेस। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो तो कह रहा है बताओ किसी सेल्फ इंडक्टेंस है जिसकी वैल्यू एल है और वो कैसे बनाया गया है? एक सोलेनॉइड पर वायर को लैप करके ना, उस सोलेनॉइड की लेंथ कितनी है? एल है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि ए है। तो कह रहा है बताओ उसमें नंबर ऑफ टर्न्स अगर फिक्स कर दें तो बताओ उसमें जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो कैसे वैरी करेगा? तो देखो एक तो सबसे पहली बात कि B इक्वल टू क्या होता है? B इक्वल टू होता है हमारे पास क्या? n टाइम्स ऑफ, है ना, फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट एन आई,
चलो एकदम फॉर्मूला बताता हूँ। हमने पढ़ा है म्यू नॉट एन आई होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी म्यू नॉट इंटू एन बाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना, एन डिवाइड बाई एल इंटू आई। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है, हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो एल आई होता है। ठीक है, फ्लक्स हम और एक कैसे निकालते हैं, फ्लक्स का एक और फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं बी इंटू ए ना, बी ए कॉस थीटा होता है। हम लिखते हैं सिर्फ, मान लो अगर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो बी होगा। तो अगर वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा बी ए की वैल्यू एल आई की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सिंस यहाँ पर कितने टर्न्स है, एन टर्न्स है, तो हमको इसको एक एन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर एक टर्न एन का आ जाएगा। इसको एन लिख लो, ऊपर से बी की वैल्यू कितनी आई है, म्यू नॉट, है ना, एन इंटू आई बाई एल, ये हो जाएगा एल आई के इक्वल। यहां से आई का टर्म कैंसिल होगा, वैल्यू क्या आ जाएगी, एल की वैल्यू हो जाएगी, वो देखो वो हो जाएगा म्यू नॉट, है ना, एक एरिया भी लिखना है यहाँ पर एरिया, तो म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला, है ना। अब देखिए बताओ, कह रहा है अगर ये एन फिक्स हो जाए, है ना, ये जो एन है ये अगर फिक्स है, ये चेंज नहीं कर रहा है, ठीक, तो बताओ ये कैसे कह रहा है कि बताओ ये इंक्रीज कब होगा, है ना, इसकी वैल्यू इंक्रीज कब होगी, जब एरिया इंक्रीज करे और लेंथ डिक्रीज करे, तभी तो होगा। जो डायरेक्टली है, यानी एल कैसे डिपेंड करता है, ए पे डायरेक्टली, तो अगर एल को बढ़ना है तो एरिया को भी बढ़ना होगा, है ना। और ये एल डिपेंड कैसे करता है, लेंथ पे इनवर्सली, यानी अगर लेंथ कम होगा तब भी इसकी सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगी। तो करेक्ट ऑप्शन था, हमसे पूछा था ये बढ़ेगा कब, तो जब लेंथ डिक्रीज करे और एरिया इंक्रीज करे, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां से करेक्ट बी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लास्ट लेक्चर था, किस पर था, हमारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। ये लास्ट ईयर के मॉडल सेट के क्वेश्चन में थे, कुछ आपके एग्जाम में भी आए क्वेश्चन है, 2021 में भी आया था, कुछ क्वेश्चन 20 में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। तो इस 26 क्वेश्चन को, अगर आप 25 क्वेश्चन को आप अच्छे से अगर कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आप कर लोगे, इसको अभी कर लो, है ना। लास्ट में जब आपका मॉडल सेट आएगा तो आप मॉडल सेट से भी करवा दूंगा, आप वहां से भी प्रैक्टिस कर लेना। बाबा कह रहा हूँ मॉडल सेट में आपको ऐसे ही क्वेश्चन फिर से देखने को मिलने चांसेस है, मैक्सिमम क्वेश्चन 80% क्वेश्चन इसमें सही रहेंगे मॉडल सेट में। ठीक है, चलो जो लोग नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एग्जाम सामने आ गया है, और एग्जाम सामने आ गया है तो जो नए लोग है वो सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग पुराने लोग हैं वो उसको एक बार बेल आइकन को प्रेस कर लो। और सभी लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लो, यहाँ पर मैंने क्विज के लिए भी टेस्ट बनाया हुआ है, चैनल बना हुआ है, आप क्विज दे सकते हो, बाकी पीडीएफ भी हम यहीं पर अपलोड करेंगे, और जो भी क्लास फ्यूचर में जो हमारी लाइव क्लास होगी वो भी हम यहीं पर आपको बता देंगे।